Hello students, in this part I will discuss about human reproductive system. At first we know about system. What is system? As we know that there are several systems in our body, digestive system, circulatory system, respiratory system, etc. So system is a set of interconnected organs which are organized in such a way that they perform a similar function. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जितने भी ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, सबका फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, किसी ना किसी से डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन को कर रहे हैं, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एटसेट्रा। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है कई सारे ऑर्गन्स का सेट जो मिलकर एक ही फंक्शन को कर रहे हैं, एंड दैट फंक्शन इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? It is set of interconnected organs which are organized in such a way that they perform a similar function. Clear? So reproductive system is set of interconnected organs, which are organized in such a way that they perform a similar function. So these reproductive organs, मतलब जितने ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन को करने के लिए, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फंक्शन के बेसिस पर दो टाइप में डिफरेंशिएट किया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंड इज secondary reproductive organs. So all the organs which are involved in the process of reproduction is broadly divided into two types. First is primary reproductive organs and second is secondary reproductive organs or sex organs. So ये reproductive organs को, जितने भी reproductive organs हैं, इनको दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड पार्ट इज सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मतलब थोड़ा कम भी है तो चलेगा। सो प्राइमरी का मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, यानी रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही तभी जब ये ऑर्गन्स होंगे। तो ऐसी क्या बात होगी इसके पास, क्या है ऐसा एसेंशियल क्राइटेरिया जिससे हम ये तय कर सकें कि ये अगर नहीं तो रिप्रोडक्शन है? तो ये एसेंशियल क्राइटेरिया हमारे पास है गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो अगर गैमेट ही नहीं तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे? तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि सीधे सीधे गैमेटोजेनेसिस करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो सारे के सारे क्या आ गए? वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, क्योंकि बिना गैमेटोजेनेसिस के रिप्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो कि गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ये भी ऐसा फंक्शन कर रहे हैं कि ये रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। हो सकता है ये गैमेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, हो सकता है ये गैमेटिक फ्यूजन के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये जो जाइगोट बनेगा, फिटस बनेगा, तो फिटस के डेवलपमेंट में कोई रोल कर रहा है। तो इसका रोल गैमेटोजेनेसिस में नहीं, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इसलिए फंक्शनली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, ऐसा नहीं कि इनके बिना रिप्रोडक्शन हो सकता है,
दीज आर ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी इसलिए क्योंकि प्राइमरी बिना इसके इसका कोई पर्पस नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है तो भी क्या हम एक फीटस डेवलप कर सकते हैं? तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक हमारे पास गैमीट का फ्यूजन करके अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ 1, 2, 3 सेल्स हैं, तो ऐसे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर गैमीट्स हमारे पास हैं तो उनको लैब कंडीशन में फ्यूज करवा के न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल करके उनको कर सकते हैं हम उससे ऑर्गेनिज्म को तैयार 2, 3 सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तब नहीं हो सकता। यानी फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो इसके बिना ये हो सकता है, लेकिन अगर गैमेट्स नहीं है तो फिर ये क्या करेगा? गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं हुआ तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो कोई काम कर नहीं रहा। इसका काम क्या है? गैमेट्स को ले जाना, फ्यूजन करवाना, फीटस को नरिश करवाना। ये तो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक कि गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी। इसलिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब those organs which are involved in the process of gametogenesis. So what is primary sex organ? These are the organs. These are the organs which are involved in gametogenesis, which are involved in gametogenesis, which are involved in gametogenesis. Clear? अब मेल और फीमेल, चूंकि ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आप देखते हैं, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सो इट शोज क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी मेल को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके फीचर्स से ही और फीमेल को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके फीचर्स से ही। यानी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मेल और फीमेल में अलग से प्रेजेंट है जिसके कारण ह्यूमन बीइंग होते हुए भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज मेल इंडिविजुअल एंड दिस इज फीमेल इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है फीमेल मेल के पास ह्यूमन बीइंग में। तो हमारे पास मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी डिफरेंट होंगे। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस एंड द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओवरी। तो मेल का सेक्स ऑर्गन प्राइमरी टेस्टिस एंड फीमेल का बोलो ओवरी। दोनों इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और ओवरी में क्या होगा? oogenesis होगा, यानी फीमेल गैमेट एग या ओवम का प्रोडक्शन होगा। डिटेल में आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दोज ऑर्गन्स which are not directly involved in gametogenesis but they play an important role in sexual reproduction. Clear? So सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस नहीं करते लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को ये करते हैं। डज नॉट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, डज नॉट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस but does not involve in gametogenesis but plays an important role, ये भी important role को प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, but plays an important role in the process of reproduction, in the process of reproduction. क्लियर? मेल के भी प्राइमरी मेल के और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी अलग होंगे। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नाउ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी था। तो सेकेंडरी मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? लिस्ट अभी आप याद करेंगे, फिर बाद में आपको मैं ये
समझाऊंगी कि ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज एपिडिडामिस, एपिडिडामिस। सेकेंड इज वंस डिफरेंशिया और डिफरेंस। थर्ड इज ejaculatory duct। फोर्थ इज बोलो urethra and the fifth is urethra and the fifth is penis। ये मेल के होंगे। फीमेल में अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करें तो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब, fallopian tube is also known as oviduct, fallopian tube or oviduct। second is uterus। third is vagina। fourth is external genitalia। और एक ब्रेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग ब्रेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखो, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू देयर सेल्स। हम लोग सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज biological property of an organism through which an organism gives rise to young ones similar to their cells। Clear? So next, ये रिप्रोडक्शन का पावर कि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को। ये कैपेसिटी कब मिली, हम कैसे पता चलेगा कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए नेचर ने पूरी प्लानिंग कर रखी। जैसे मान लो कि जब बेबी का बर्थ होता है, इन्फेंसी स्टेज में आता है, चाइल्डहुड स्टेज में आता है, फिर वो एडोलेसेंट स्टेज में आता है। ये पावर रिप्रोडक्शन का हमारे पास तब आता है जब हम लोग एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, यानी एज ऑफ प्यूबर्टी हमारे पास होती है और उस प्यूबर्टी के एज में हम रिप्रोडक्शन करने के पावर को डेवलप कर लेते हैं। तो एडोलेसेंट स्टेज में हमारे पास जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस जस्ट एक साइन है हमारे पास जिससे ये पता चल सके कि वी आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नाउ। इसके पहले मान लो किसी चाइल्डहुड स्टेज में अगर नेचर ने हमें ये पावर दिया होता कि हम रिप्रोड्यूस करते, तो एक एग्जाम्पल को इमेजिन करो कि कोई 2 साल का बेबी है और वो 2 साल का बेबी रिप्रोडक्शन करता है और वो बेबी प्रोड्यूस अगर करता है, तो वो बेबी जिसको उसने प्रोड्यूस किया उसको कौन नरिश करेगा, उसका केयर कौन करेगा? क्योंकि ह्यूमन बेबी और मैक्सिमम जो बेबी प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं, सबके बेबी पेरेंटल केयर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो बेबी खुद ही अभी पेरेंटल केयर के स्टेज में जा रहा है, उसको अगर ये नेचर ने पावर दिया होता कि तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसका बेबी क्या सर्वाइव करता है? क्योंकि उसका जो पेरेंट है वो खुद ही इनकैपेबल है कि अभी वो उसको केयर कर सके। तो ऐसे कंडीशन में जो पर्पस है, सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का, ये तो फेल हो जाता कि हमने अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया लेकिन वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं किया, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे, हमारी स्पेसीज कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रहेगी? ये तो रह ही नहीं सकती। इसलिए हमें रिप्रोडक्शन करने का पावर नेचर ने तब दिया जब हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी हम अपनी देखभाल करने लायक हो गए, हमें ये समझ हो गई कि हम कैसे अपने आप को ठीक से रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। तब नेचर ने हमें ये पावर दिया, और ये पावर हमें मिला तब जब वी हैव अचीव्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अटेनमेंट करने का एज मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरी करता है। प्यूबर्टी अटेन करने का मतलब क्या कि अब हम रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो फीमेल में ये पावर नेचर है, लगभग एज ऑफ प्यूबर्टी इज 10 to 12 ईयर्स, यानी इतने एज में फीमेल के पास
रिप्रोडक्शन का पावर आ जाता है, यानी उसके पास जो गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल बॉडी इज 100% रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी डेवलपमेंट के स्टेज में जो फर्स्ट साइन है कि गैमेटोजेनेसिस हो गई, ये होने शुरू हो गए, लेकिन ये हो सकता है कि फीमेल का बॉडी अभी पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। हाँ, गैमेटोजेनेसिस शुरू हो गया, यानी जो फंडामेंटल है कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 10 to 12 ईयर्स फीमेल में प्यूबर्टी का एज, और मेल में प्यूबर्टी का एज 13 to 14 ईयर्स के आसपास, यानी तब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुआ। अब जब हमारे पास गैमेटोजेनेसिस शुरू हुई मेल में फीमेल में, तो ये एज भले ही हो, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हम गैमेट्स बना रहे हैं, मेल के पास मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल के पास फीमेल गैमेट बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा एक्चुअल में? तो ये पता करने के लिए भी नेचर ने हमें दिए कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स, यानी प्यूबर्टी में हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स अराइज होते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब हम एक्टिव होते हैं तो वो फीचर्स हमारे पास अपीयर होते हैं। ऑल दीज फीचर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सारे फीचर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। इसका डायरेक्ट रोल कोई भी गैमेटोजेनेसिस में नहीं है, लेकिन ये फीचर्स से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हमें ये पता चल पाता है कि नाउ वी आर reproductively active, gametogenesis is started in our body। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, all these characters are called secondary sexual characters। तो मेल और फीमेल में प्यूबर्टी अटेन करने के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज होगा, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज होगा। क्या क्या कैरेक्टर मेल के पास अपीयर होगा? देखो, फेशियल हेयर्स इंक्रीज करेगा मेल के पास, फेशियल हेयर्स इंक्रीज करेंगे, प्यूबिक रीजन में प्यूबिक हेयर्स आएंगे, लैरिंक्स प्रोट्रूड करेगा, लैरिंक्स प्रोट्रूड्स टू फॉर्म एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल ये जब बाहर निकल जाता है इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके अलावा मेल के पास हाइट इंक्रीज करेगी, जितने भी लॉन्ग बोन्स है सबका डेवलपमेंट होगा, हाइट इंक्रीजेस, मसल्स डेवलप्स, स्किन के जितने ग्लैंड्स होते हैं सारे ग्लैंड्स एक्टिव होंगे, glands on skin activates, glands on skin activates, especially sebaceous gland। और फीमेल या अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, टूथ और परमानेंट टूथ इरप्स। जितने भी परमानेंट टूथ हैं सारे के सारे परमानेंट टूथ आपके इस स्टेज में आ जाएंगे। फीमेल में अगर देखें तो फीमेल में फेशियल हेयर तो नहीं, लेकिन प्यूबिक हेयर होगा, लैरिंक्स प्रोट्रूड नहीं करेगा, हाइट यहाँ पर इंक्रीज करेगा, मसल्स यहाँ भी डेवलप कर सकता है लेकिन कंपैरेटिवली कम, ग्लैंड्स यहाँ पर भी इन सारे एक्टिवेट होंगे, अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स यहाँ पर भी होगा और सारे परमानेंट टूथ भी आएंगे। लेकिन इन सब फीचर्स के अलावा जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर फीमेल में आएगा वो होगा एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अभी इसका सिग्निफिकेंस भी सुनेंगे, एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसका सिग्निफिकेंस देखो, ब्रेस्ट मेल और फीमेल दोनों में लगभग हमारे पास प्रेजेंट है,
लेकिन ये अलग बात है कि फीमेल में जब ये प्यूबर्टी अटेंड करती है तो ब्रेस्ट एनलार्ज करता है। ब्रेस्ट का फंक्शन क्या है? ब्रेस्ट का फंक्शन होता है जो बेबी है, न्यूली बॉर्न बेबी, उसको नरिश करना, क्योंकि ये मिल्क का सेक्रेशन करेगा और मिल्क से हम उस बेबी को नरिश करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास रिप्रोडक्शन की पावर हमारे पास आया तो नेचर ने ये दिया कि अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिर उस बेबी को हम नरिश कैसे करेंगे। तो ये पावर आने के साथ साथ हमें उस बेबी को नरिश करने का जो डिवाइस है उसका भी डेवलपमेंट नेचर ने कर दिया, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो गया। एंड दूसरा आपको पढ़ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब गैमेटोजेनेसिस यानी फीमेल ने पहली बार जब गैमेट बनाए तो वो गैमेट तो अनफर्टिलाइज्ड है, तो वो अनफर्टिलाइज्ड गैमेट बॉडी से बाहर रीजनरेट करके जब निकला तो एक फ्लूइड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकला। दिस फ्लूइड इज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और ये प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास क्या, ये हुए हमारे पास कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल और मेल में हम लोगों ने प्यूबर्टी के स्टेज में ऑब्जर्व किया। क्लियर है?